गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपकी +1 अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूँ अभी मैं। उसमें चैप्टर थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कन्वेंशंस है और मोस्टली बच्चों को थोड़ा टफ लगता है कि यार सर ये कम आता है और इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में अकाउंटेंसी इस पर टिकी हुई है। जो अकाउंटेंट्स है, जो एक्सपर्ट लोग हैं, कुछ चीज़ों को स्टार्टिंग से लेके चलते आ रहे हैं, उन्हीं को कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस बोलते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कन्वेंशंस क्या होते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कॉन्सेप्ट कन्वेंशन है क्या क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट है। आपके ये मान लीजिए जितने भी यूटी या पीटी वगैरह होते हैं आपके SA1 SA2, इनमें इनका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 100% बेस है अकाउंटेंसी का भाई। और सेकेंडली स्टूडेंट, जो आप बीकॉम करते हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये सेम चैप्टर है बेटा आपका, सेम चैप्टर, और ये 14 मार्क्स का, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन 100%, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी है, KU की है, PU है, CDLU है, कोई भी यूनिवर्सिटी, उनमें से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो आज आप कर लोगे तो उसका बेनिफिट आपको +1 में मिलेगा, +2 में तो रहेगा ही रहेगा और साथ में ग्रेजुएशन में भी मिलेगा। तो ध्यान से समझना बेटा आपका। मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट, कुछ कन्वेंशन बता रहा हूँ, कुछ आपको आते भी है जाने अनजाने में। फर्स्ट जैसे मनी मेजरमेंट, आप सबको पता है इसके बारे में। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस वर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। उन्हीं ट्रांजेक्शन को स्टूडेंट हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप मनी में मेजरमेंट कर सकते हो। अकाउंटिंग मतलब अपनी जर्नल में, लेजर में, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट हुई है, बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग। लेकिन इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनको आप मनी में मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सपोज करो, कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपकी काफी बड़ी डील फाइनल हुई है, काफी बड़ा ऑर्डर मिला आपको, एक अच्छा आपको मैनेजर मिल गया है, किसी CEO को आपने अपॉइंट किया है और कोई 2 वर्कर के बीच में लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया। ऐसे काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंटिंग में। ठीक है, इवेंट है आपके लिए, ट्रांजैक्शन है, लेकिन आप उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में तो स्टूडेंट उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको आप मनी में मेजरमेंट कर सकते हो। तो इंग्लिश में कैसे लिखना है इसको? Only according to this concept, only those transactions were recorded in accounting. Only those transactions were recorded in accounting which can measure in terms of money. It means the transaction which cannot be measured in terms of money will not record. Only transactions को record किया जाएगा, उन्हीं transactions को, only those transactions recorded which can measure in terms of। डिस्क्रिप्शन में इनके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स में मिल जाएंगे आपको। तो समझ में आया बेटा आपको? जिसको आप मनी में, सबसे बड़ा चीज पैसा रुपया, जिस ट्रांजैक्शन को आप पैसों में, रुपीज में मेजरमेंट कर सकते हो, उनको तो रिकॉर्ड कर लोगे, और जिनको मेजरमेंट नहीं कर सकते उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। 2 वर्कर के बीच में लड़ाई हो गई है तो ये तो ना कि हैंड अकाउंट डेबिट टू, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, तो हाथ अकाउंट डेबिट टू पैर करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हाँ, यदि उन वर्कर को हॉस्पिटलाइज किया आपने और हॉस्पिटल का बिल आप दे रहे हो, फर्म पे कर रही है 1000, 2000, 5000 का, देन यू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। फिर आप रिकॉर्ड करोगे जो भी आपका एक्सपेंस, लड़ाई की नहीं, जो एक्सपेंसेस हुए उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया। फर्स्ट, तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उनको मनी में मेजरमेंट कर सकते, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आपकी MCQs में कई बार आता है कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं, इस बेसिस के कारण। एक CEO को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट किया है, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो, किस बेस से? इस बेस से सिर्फ मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट माइंड में सिर्फ मीनिंग नहीं, इसके कॉन्सेप्ट, इसका इफेक्ट भी याद रखना है कि इस कॉन्सेप्ट के कारण हम और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं MCQs के लिए। ओके, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड है, मैं बीच में से बता रहा हूँ बेटा आपको, जो सबसे इजी पहले वो बता रहा हूँ आपको, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? बिजनेस स्टडी और अकाउंटिंग में थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कंफ्यूजन है, तो ध्यान से समझना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट
बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. बिजनेस अलग है, ओनर अलग है. बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ओनर इज ट्रीट एज क्रेडिटर. ओनर को हम क्रेडिटर मानते हैं. दैट्स वाई ओनर ने जो पैसा लगाया है स्टूडेंट उसको हम लाइबिलिटीज ट्रीट करते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में दिखाते हैं. और एक बात और, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. पहले मेरी वर्डिंग रिपीट कर रहा हूं. क्या है स्टूडेंट, ध्यान सुनना. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर. बिजनेस आपका रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस, बिजनेस और ओनर आप दोनों अलग अलग हो. ओनर को क्रेडिटर माना जाता है बिजनेस का. सो इनके अंदर आप पॉइंट्स ऐसे बना बना के लिखना है. ऐसे एक ही पैराग्राफ में लिखोगे सही रहेगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा. आप ऐसे ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस. वी रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनर पॉइंट ऑफ व्यू. जितने भी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट वो हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ऐसे करना, आपको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है. यदि सब्जेक्टिव में बिजनेस transactions were recorded owner's point of view, काटा लगाओगे फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके बेटा, ये सही. मतलब जो थोड़ा इफेक्टिव हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाएगा. हमने थियोरेटिकल पोर्शन में स्टूडेंट याद रखना, आप जितना अट्रैक्टिव बनाओगे उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. एक पॉइंट बना कर भी आपने ऐसे करके स्टार लगाया, ऐसे कर दिया. ओके. और तभी तो हम जैसे ऑनर पैसा विड्रॉ करते हैं तो ऑनर के पास तो पैसा आता है, हमारे पास पैसा आया तो हम कैश को डेबिट करेंगे? नहीं, बिजनेस से पैसा गया ना बेटा, बिजनेस से पैसा निकल गया तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैश को क्रेडिट करते हैं. तो समझ में आया आपको क्या कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट वो हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है. बिजनेस ऑनर को हम क्रेडिटर ट्रीट करते हैं. ओके. तभी तो ड्राइंग की, कैपिटल की आप सारी एंट्रीज अलग से शो करते हो. देखो आपका बिजनेस है, आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, विड्रॉ करते हो, उसकी एंट्री करने की क्या जरूरत है भाई आपका ही बिजनेस है, आपका कैश बॉक्स, आपने अपने कैश बॉक्स में पैसा जमा किया, निकाला, क्या जरूरत है करनी. लेकिन नहीं, बिजनेस अलग है, वो कैश बॉक्स, वो बिजनेस अलग हो गया. और दैट्स व्हाई हमने प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है तो ओनर अलग है और बिजनेस अलग है. दो कॉन्सेप्ट हो गए बेटा आपके, मनी मैनेजमेंट और बिजनेस एंटिटी. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है बेटा आपका ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ड्यूल एस्पेक्ट पता ही आप लोगों को. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट, बेटा एटलीस्ट वर्ड जरूर लगाना आपने, एटलीस्ट टू इफेक्ट. जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके कम से कम दो इफेक्ट जरूर होते हैं, कम से कम दो. देयर मे बी 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं. आप जीएसटी की एंट्री करें तो कितने सारे इफेक्ट होते हैं, तो कम से कम दो होंगे ही होंगे. ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जिसका सिंगल इफेक्ट होता हो. ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के कारण मैं क्या बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट each and every business transaction has at least two effect. कम से कम दो इफेक्ट होंगे. one is debit, another one is credit. there may be 3 और 4 इफेक्ट, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होंगे. एक लाइन तो ये लिखनी है और एक लाइन और लिखनी है जो आपकी बुक में नहीं है. एक बात हो रहा है कि अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल. यदि आपके 3 इफेक्ट है या 4 इफेक्ट है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है वो ऑलवेज इक्वल रहेगा. तो कर लोगे बेटा आपका. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 इफेक्ट. वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट. ओके. देयर मे बी 3 और 4 इफेक्ट. ठीक है. और फिर नेक्स्ट लाइन लिखोगे सॉरी, जब 3 या 4 इफेक्ट है तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा आपका. और फिर कुछ और एग्जांपल लिख सकते हो. ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज इक्वल. आपने ट्रायल बैलेंस कर लिया तो बेटर है, अदरवाइज आगे चैप्टर आएगा ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होती है और दोनों का टोटल इक्वल आता है. ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट
आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, नहीं बनाई तो आगे आएगी, उसमें भी दो साइड होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दोनों का टोटल ऑलवेज इक्वल होता है ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, मतलब ड्यू के कारण। तो याद रखना बच्चा आपका, कई बार एमसीक्यूज में आते हैं, द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल बिकॉज ऑफ डैश कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट के कारण? ड्यूल एसेट। तो आपकी याद रखना कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 इफेक्ट। हो जाएगा। 3 कॉन्सेप्ट किए हैं, एक मनी मेजरमेंट कर लिया आपने, एक बिजनेस एंटिटी कर लिया, एक आपने कर लिया ड्यूल। 4th अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना बेटा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हाई फाई जो एक परफेक्ट अकाउंटेंट है, परफेक्ट जिसको अकाउंटेंसी आती है, वो इस कॉन्सेप्ट को जरूर यूज करता है और इंपॉर्टेंट भी है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, whenever the transaction is due, it will be recorded. It is not matter whether cash is received or not, cash is paid or not. मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन ड्यू हो गई है, उसकी एंट्री आप कर दो। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन ड्यू हो गई है, आप उसकी एंट्री कर दो। ये मत देखो कि पैसा आएगा तभी एंट्री करेंगे या पैसा जाएगा तभी एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वर्कर अपॉइंट किया हुआ है, आज 31 मार्च को अपॉइंट किया था, आज 31 मार्च है, तो भाई उसको हमने 10,000 की फिर अपॉइंट किया। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम 10,000 रुपीज उसको दे, लेकिन हम मोस्टली सभी लोग ऐसा करते हैं, जो सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ देते हैं, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 को, 6 को, ऐसे कुछ देते हैं। ठीक है, हम वो सैलरी बाद में देंगे उसको, मतलब मार्च की सैलरी अप्रैल में देने वाले हैं, तो अप्रैल में कर देंगे। हम 7 अप्रैल को सैलरी देंगे, 7 अप्रैल को एंट्री कर देंगे सैलरी की। नहीं, गलत है। अरे 31 मार्च को वो सैलरी ड्यू तो हो चुकी है, आप उसकी एंट्री पास कीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपकी उस दिन लायबिलिटी अराइज हो चुकी है, आपकी उस दिन की लायबिलिटी अराइज हो चुकी है, आप प्लीज उसकी एंट्री कीजिए। यदि आप इसको नहीं फॉलो करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, प्रॉपर नहीं आएगा, नेट नहीं आएगा, गलत होगा 100%। और एक्सपर्ट अकाउंटेंट बहुत कम लोग ये करते हैं, जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो एक महीने लेट आता है। आज 31 मार्च है, आप देखिए, आप जिस बिजनेस का अकाउंट्स कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स कर रहे हो, जिस कंपनी अकाउंट कर रहे हो, उसके मीटर में बिजली की रीडिंग, इलेक्ट्रिसिटी का रीडिंग देखिए, कितनी रीडिंग है, पहले कब तक बिल आया हुआ है और अब कितनी रीडिंग है। पहले लेट्स सपोज करो 5000 यूनिट तक बिल आया हुआ है और अब मीटर के अंदर 7000 यूनिट दिखा है 31 मार्च वाले दिन, तो 2000 यूनिट और जल चुके हैं 31 मार्च वाले दिन। और यूनिट की प्राइस 3 या 4 रुपए जितने भी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की भी एंट्री करो, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको चेक करता है, और जिस पर्सन ने एंट्री करकी है, इनकम टैक्स आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर बोलते हैं, आईटीओ बोलते हैं शॉर्टकट के अंदर, उनको पता लगता है यार ये अकाउंटेंट एक्सपर्ट है, इसने गलती नहीं की होगी। वो बहुत कम इन चीजों को फिर चेक ही नहीं करते कि हाँ यार ये अकाउंटेंट सही है, इसकी बुक चेक करने की जरूरत है, इसको वेरीफाई सीधे डायरेक्ट कर दो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, whenever the transaction is due, जैसे कोई ट्रांजेक्शन ड्यू होती है, it will be recorded, आप उसकी रिकॉर्ड कर दो। It is not matter, it is unimportant whether cash is received or not, पैसा आया है तभी एंट्री करेंगे या पैसा गया तभी एंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं आएगा, कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। और यदि आप इसको फॉलो करते हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो 4 कॉन्सेप्ट किए हैं। मनी मैनेजमेंट हो गया बच्चा आपका, बिजनेस एंटिटी हो गया, मतलब ओनर और बिजनेस अलग है, ड्यूरेबल हो गया, 2 ट्रांजैक्शन, एक ही क्या अक्रूवल। एक लास्ट करवा रहा हूं इस वीडियो का, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी, एक चीज पर कंसिस्ट रहना, एक चीज पर कंसिस्ट रहना। पहले आप लोगों का एग्जांपल देता हूं, क्या है। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में नॉन मेडिकल, मेडिकल ले लिया आपने, +1 के बच्चों की बात कर रहा हूँ, ओके। और 1 महीने बाद नहीं यार मेडिकल समझ में, नॉन मेडिकल में चले गए, फिर 1 महीने बाद नॉन मेडिकल नहीं, आर्ट्स कॉमर्स में आ गए, फिर नहीं आर्ट्स में। तो ऐसे कंसिस्ट नहीं रहोगे तो नुकसान होगा आपका। आप एक चीज पर कंसिस्ट रहो बच्चा, एक चीज पर कंसिस्ट रहो। एक बड़े बच्चे की मतलब बड़े बच्चे मतलब शादी के लायक बच्चे की शादी करने की लड़की देख रहे हैं, एक लड़की को पसंद कर लिया, ठीक है, बात कर ली, फिर कहते नहीं 2 दिन बाद कि नहीं जी ये लड़की पसंद नहीं है, दूसरी लेके आओ। कि चलो ठीक है जी, उसको कांटा लगा दिया, फिर दूसरी देख रहे हैं,
दूसरी को पसंद कर लिया, ठीक है, बात होगी और हो गया, 4 दिन बाद नहीं दूसरी पसंद नहीं है, तीसरी लेके आओ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आप एक चीज पर कंसिस्ट रहो, वही चीज यहाँ बोले कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। अकाउंटिंग्स में काफी मेथड्स होते हैं मैडम, काफी पॉलिसीज होती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस चीज पर कंसिस्ट रहो। आपने एक मेथड यूज किया है, आप उसी पर कंसिस्ट रहो, आप बार बार उस मेथड को चेंज मत करो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल आपकी देता हूं, जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर शायद आप लोगों ने किया हो, तो देयर आर 2 मेथड, एसएलएन स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग, ठीक है ना। अब एक बिजनेसमैन ने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया हुआ है, ठीक है, अब वो कहता नहीं यार मैंने स्ट्रेट लाइन ही डिमिनिशिंग करना है, तो गलत है ना। आप नेक्स्ट टाइम डिमिनिशिंग करोगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, तो गलत है। हाँ एक बात और है, जब बिजनेसमैन को ये लगता है कि स्ट्रेट लाइन से भी डिमिनिशिंग करूंगा तो मेरा प्रॉफिट सही आएगा, तो आप एक बार चेंज कर सकते हो, लेकिन बार बार चेंज करना गलत होगा। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि जिस चीज पर, जो चीज आप जैसे यूज कर रहे हो, जो पॉलिसी जो मेथड आप यूज कर रहे हो, उस पर आप कंसिस्ट रहो, उस पर आप कंसिस्ट रहो, आप बार बार उसे चेंज मत करो। तो स्टूडेंट हमने 4-5 प्रिंसिपल किए हैं। एक तो हम लोगों ने किए मनी मेजरमेंट, उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं। ड्यूल, 2 ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन 2 इफेक्ट होते हैं। थर्ड किया है आपने, थर्ड आप लोगों ने कौन सा किया, मनी मेजरमेंट हो गया, ड्यूल हो गया, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, आप एक चीज पर कंसिस्ट रहो। अक्रियोल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने किया है कि आप जैसे कोई ट्रांजेक्शन ड्यू होगी आप उसकी एंट्री करो, मतलब आप ये मत देखो कि पैसा आया है या पैसा गया है। और एक ये आपने बिजनेस एंटिटी की ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट है। तो ये 5 प्रिंसिपल हम लोगों ने किए हैं, आप इसको देखिए। यदि कोई भी डाउट आपको आता है आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, 100% आपकी डाउट का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे करेंगे, ठीक है। और कोशिश करना स्टूडेंट, आपका एक सब्सक्राइब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें 100% मोटिवेट करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बेटा।